गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द 21st लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स के 21वें लेक्चर में आपका स्वागत है। साउंड और पिक्चर उधर जा रही है ठीक से? फिलहाल उसका एक छोटा सा यूज अगले रेसिड्यू एंड रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू का मतलब अवशेष, कहां से अवशेष निकाल रहे हैं, कहां से रेसिड्यू निकाल रहे हैं, वो भी अभी डेफिनेशन में पता चलेगा। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का ही यूज है इसके अंदर। एनलर रीजन सेंटर्ड एट ए, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच का रीजन, उसको एनलर रीजन कहते हैं। ठीक है ना? If fz is a function analytic inside and on the contour of annular region bounded between concentric circles C1 and C2 centered at A। जो पिक्चर है वही लिखा हुआ है। fz is a function analytic inside and on the contour of annular region। annular region का कंटूर क्या है? इनर कंटूर C2, आउटर कंटूर C1। कंटूर के ऊपर भी एनालिटिक और अंदर भी एनालिटिक। ये तो होल है, यहाँ की तो बात ही नहीं हो रही, खोखला पोर्शन है। ठीक है ना? रीजन बाउंडेड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सेम सेंटर ए। ठीक है ना? आउटर कंटूर C1, इनर कंटूर C2, पूरा शेडेड पोर्शन में बाउंड्री सहित फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है ना? ए के ऊपर क्या है उसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो होल के अंदर का पोर्शन है। पिक्चर साइन समझ गया ना? देन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz अबाउट ए। लॉरेंट सीरीज में यही किए थे आप, एनलर रीजन के अंदर ही काम करते थे। is fz equals to sigma n into z minus a to the power n। n goes from minus infinity to infinity, जीरो से infinity तक एनालिटिक पार्ट, माइनस infinity से लेकर -1 तक प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है? वेयर an is 1 by 2 pi iota to contour integral over c of fw by w minus a to the power n plus 1 dw। नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ n के लिए आउटर कंटूर पे ये इंटीग्रेशन, और निगेटिव के लिए इनर कंटूर पे। इतना सेफ है कि गया यार, अगला चैप्टर पिछले पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। वेयर c इज c1 if n is greater than or equal to 0 and c2 if n is less than 0। निगेटिव के लिए C2 के ऊपर ये इंटीग्रेशन, और पॉजिटिव के लिए C1 पे, जीरो के लिए भी C1 पे, जीरो और पॉजिटिव इधर। इज इट सेफ? अब डिफिनिट इंटीग्रल का मसला है, W की जगह हम Z भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। पहले तो W इसलिए लिखते थे क्योंकि W माइनस ए को, ठीक है ना, या W माइनस जेड को W माइनस ए माइनस जेड माइनस ए लिखना होता था। यहां तक विवाद तो नहीं लग रहा है। एंड दिस इंप्लाइज an is equal to contour integral over C or 1 by 2 pi iota fz upon z माइनस ए का पावर n प्लस 1 dz। डिफिनिट इंटीग्रल में फुल राइट है, W की जगह Z लिखना, T लिखना, जो मन करे सो वेरिएबल लिखना। अब यहीं पे लोगों को शरारत हो जाए कि अगर n की जगह -1 कर दे तो नीचे में z माइनस ए का पावर -1 प्लस 1 हो जाएगा z माइनस ए का पावर 0 यानी 1, और ये हो जाएगा इंटीग्रल fz dz। ठीक है ना? नाउ पुटिंग n equals to -1 in it, we get a minus 1 equals to 1 by 2 pi iota into contour integral over c। फिलहाल जो c है वो C2 बन जाएगा निगेटिव के केस में, वो ऊपर पहले ही लिखा गया है।
निगेटिव आप लिख रहे हैं तो सी हिडन है कि सी टू है, एफ जेड डी जेड मीन्स कंटूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड का अगर निकालना हो तो उसके लिए लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में केवल ए माइनस वन की जरूरत है। ए माइनस वन कौन, कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए का पावर माइनस वन, यानी कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड माइनस ए, उतने से काम चल जाएगा। मतलब पूरे लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में कोफिशिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट कौन, ए माइनस वन। कहा कि सब कुछ आप अपने पास रखिए, इसको अवशेष के रूप में मुझे दे दीजिए, मेरा इंटीग्रेशन निकल जाएगा। बोला बहुत अच्छी बात है। तो इसी का नाम पड़ गया रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए। ठीक है ना, इसका नाम ए माइनस वन का नाम, विच इज कोफिशिएंट ऑफ z माइनस ए का पावर माइनस वन इन लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अबाउट ए। इसी का नाम, बस इसी की जरूरत ही है, बाकी कोफिशिएंट आप अपने घर रखिए। दिस इंप्लाइज कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ एफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू ए माइनस वन। ये कोफिशिएंट हमारे इंटीग्रेशन को निकलवाने में सक्षम है, नाम पड़ गया रेसिड्यू। लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी था, तब जाकर रेसिड्यू लिखने में अच्छा लगेगा। Definition of residue: if fz is analytic inside and on the contour of annular region, and if C is any bounded between concentric circles, और लॉजिकल लिखना चाह रहे थे, छोड़ दिए। centered at A, ठीक है ना। then residue of fz about A is denoted by RES रेसिड्यू के लिए इधर fz z बराबर A and residue of fz about z equals to A is equal to A minus 1. Who is A minus 1? It is coefficient of 1 upon z minus A in Lorentz series expansion of fz about। अकेला ये कोफिशिएंट सक्षम है इंटीग्रेशन की वैल्यू देने में, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेसिड्यू। आप केवल आ जाएं, बाकी को छोड़िए। यही निकालना हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य कैसे कैसे पूरा होगा ये देखना है। वर्किंग रूल टू फाइंड रेसिड्यू ऑफ एफजेड एट नंबर वन, if fz is analytic at A or fz has removable singularity at A। इसको भी चाहते तो दो पार्ट में बांट देते। then residue of fz at A is equal to 0। रिमूवेबल सिंगुलरिटी के केस में प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। और एनालिटिक है तब तो खैर और नहीं होगा टर्म, करने की जरूरत ही नहीं है। और ये भी करने की जरूरत नहीं है कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जब करते हैं एफजेड का, तो हमारे पास A0 प्लस A1 z माइनस A प्लस सो ऑन, ये एनालिटिक पार्ट, एंड A माइनस 1 बाई z माइनस A। ये सब सेफ है ना, क्योंकि बीच में हो गया थोड़ा गैप, ऐसा ना हो कि कुछ जंग लगा हो।
तो जिस समय चल रहा था उस समय तो लास्ट में ये फ्लो में था, इसका यूज करके ही किए थे। फिर भी मैं एक बार दिखा दिया कि कम से कम दिखता तो रहे। रिमूवेबल सिमिलरिटी का मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना, लिमिट z टेंडिंग टू a एग्जिस्ट, उसके लिए नीचे वाला कोई टर्म होना ही नहीं चाहिए। कोई टर्म नीचे वाला है ही नहीं तो a माइनस वन की वैल्यू कितनी, जीरो। सारे निगेटिव पावर का कोफिशिएंट जीरो, ठीक है ना। सो दिस इज a माइनस वन, इट विल बी जीरो। और अगर फंक्शन एनालिटिक है a के ऊपर फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में कभी भी ये सब टर्म आई नहीं। एनालिटिक होने का मतलब है कि एक नेबरहुड में डिफरेंशिएबल, और इस केस में तो लिमिट तक नहीं मिलेगा। खुश होकर लिखे हैं, दिखा दिए, दिस इज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। सर स्क्रीन पर कर दीजिए। बहुत ज्यादा पाला हम लोग का सिंपल पोल से नीचे ना, सिंपल पोल से जो है बहुत पाला पड़ता है, उसका अलग। फिर एक से ज्यादा ऑर्डर का पोल अगर हुआ तो उसका अलग हो गया ना। यस सर। if z has simple pole at a, then सिंपल पोल होने का मतलब है कि दिस विल बी द लास्ट टर्म इन नेगेटिव्स, क्योंकि z माइनस ए का जितना पावर नीचे तक जाता है, ठीक है ना, उस ऑर्डर का पोल होता है। कोई दिक्कत, ये अगर लास्ट टर्म है, कोई कहा ए माइनस वन निकाल के दो ना मुझे, बोला बहुत अच्छा उपाय है। बोला क्या उपाय है, z माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद लिमिट z टेंडिंग टू a, तो z माइनस ए से मल्टीप्लाई करने पर a जीरो इंटू जेड माइनस ए वन इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ये सब z टेंडिंग टू a लेने पर जीरो बच जाएगा, कौन, a माइनस वन, ठीक है ना। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है। देन रेसिड्यू at z equals to a of fz is equal to limit z tending to a, z minus a into fz. Any doubt? ऐसा क्यों, z माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ a माइनस वन बचेगा, बाकी सब में z माइनस ए का कम से कम एक पावर होगा, जो लिमिट z टेंडिंग टू a लेने पर जीरो हो जाएगा। कंफर्टेबल, एकदम कॉन्फिडेंस से लिखना, सिंपल पोल से बहुत पाला पड़ता है। थर्ड, if fz has pole of order n at a, then residue of fz at z equals to a, जो कि मुझे a माइनस वन निकालने के लिए कह रहा है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में। बोला ठीक, ठीक है ना, लॉजिक समझिएगा तब लिखने में मजा आएगा। पोल ऑफ ऑर्डर n होने का मतलब है कि आपका लास्ट टर्म कौन होगा, दिस विल बी योर लास्ट टर्म, ठीक है ना। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का लास्ट टर्म ये होगा। अगर मैं z माइनस ए का पावर n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे में z माइनस ए का टर्म नहीं बचेगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा कांस्टेंट a माइनस एन, यहाँ पे z माइनस ए का पावर वन, यहाँ पे z माइनस ए का पावर n माइनस वन, यहाँ z माइनस ए का पावर n। तो कहा कि आप कुछ मत कीजिए, z माइनस ए का पावर n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर कोई भी प्रिंसिपल पार्ट नहीं बचेगा, जो भी प्रिंसिपल पार्ट है वो सब एनालिटिक पार्ट बन जाएगा। RHS विल ऑल्सो बिकम एनालिटिक, एनालिटिक बन गया। और लक्ष्य मेरा क्या है, a माइनस वन निकालना। टेम्पोररी करें, ये गायब, यहाँ पे z माइनस ए का पावर n माइनस टू, z माइनस ए का पावर n माइनस वन, यहाँ पे z माइनस ए का पावर, बोलिए एक बार मन से, n, यहाँ n प्लस वन, वगैरह वगैरह। ताकि एक सजेशन देते हैं, अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया, एनालिटिक बन गया, तुरंत इसका डेरिवेटिव निकालें। कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव, n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव, ताकि जिसमें n माइनस वन से कम पावर हो उतना डेरिवेटिव लेने पे जीरो, ये सारे जीरो हो जाएंगे। और n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव लेने पर ये क्या बन जाएगा, a माइनस वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, और बाकी सब में z माइनस ए का कम से कम एक पावर बचेगा, उसको लिमिट z टेंडिंग टू a लगा दिया जाए, वो सब जीरो हो जाएगा, और बचेगा कौन, a माइनस वन। लॉजिक पकड़ाया, देखते रहे, इसलिए हम जानबूझ के यहां करना किए। दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले z माइनस ए का पावर n से मल्टीप्लाई किया जाए fz को, ताकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। और ऐसा करने के बाद इसका n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z निकाला जाए, ताकि जितना भी नेगेटिव कोफिशिएंट है a माइनस वन को छोड़कर सब जीरो, और a माइनस वन वाला क्या बन जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो n माइनस वन फैक्टोरियल से उसके बाद भाग दे दिया जाए, कम पड़ जाएगा, जगह इधर आ जाओ भाई, ठीक है ना। इस डिवीजन के बाद बाकी को गायब करने का क्या तरीका है, लिमिट z टेंडिंग टू a ले लिया जाए। कैसे कैसे सारे स्टेप आए वो क्लियर है। इसके पीछे का राज डिफरेंशिएबल बनाना, इसके पीछे का राज सारे नेगेटिव को a माइनस वन को छोड़ के गायब कर देना, ठीक है ना। और a माइनस वन को कांस्टेंट बना देना, कांस्टेंट कितना, n माइनस वन फैक्टोरियल, वो भी भगा दिए, ठीक है ना। और z टेंडिंग टू a लिए तो बाकी जितना भी एनालिटिक पार्ट स्टार्टिंग में था वो सब जीरो। दिस इज माय a माइनस वन, रहेगा ना जुबान पे, लॉजिकली आ रहा है तो अपने आप जुबान पे आ जाएगा। सर ये n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे कि n टाइम्स, n माइनस वन टाइम्स ना, क्योंकि मुझे a माइनस वन चाहिए
ए माइनस वन चाहिए। पहले एनालिटिक कैसे बनाए वो क्लियर है ना, जेड माइनस ए का पावर एन से मल्टीप्लाई किए तो ए माइनस एन हो गया, यहाँ जेड माइनस ए का पावर वन, बढ़ते बढ़ते यहाँ जेड माइनस ए का पावर एन माइनस वन, क्योंकि जेड माइनस ए का पावर एन से आप मल्टीप्लाई किए हैं, एक जेड माइनस ए पहले से था, कैंसिल होने के बाद कितना बच गया, जेड माइनस ए का पावर एन माइनस वन। और मेरा गोल है ए माइनस वन निकालना, तो एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट, बाकी सब जीरो, और इन सब में कम से कम एक बार जेड माइनस ए बचेगा, जो जेड टेंडिंग टू ए लेने पे जीरो हो जाएगा, वो भी गायब, ये भी गायब, बच गया ये। ठीक है ना, निकालना तो ए माइनस वन ही है ना, पकड़ा लॉजिक, Yes, sir. याद कीजिएगा तो टेंशन होगा, लॉजिकली सीखिएगा तो कोई टेंशन नहीं। ये फैक्टर क्यों आया भाई, जेड माइनस ए का पावर एन, इसको डिफरेंशिएबल बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि नीचे अब कुछ बचा नहीं, जेड माइनस ए का पावर एन से गुणा करने के बाद फिर डेरिवेटिव उतना टाइम्स लिए जिसमें ये बच जाए, एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि जेड माइनस ए का पावर एन से गुणा हुआ है, कट गया एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव लिए तो एन माइनस वन फैक्टोरियल इनटू दिस, बाकी सब जीरो, और इन सब में कम से कम एक बार जेड माइनस ए बचेगा। ठीक है ना, एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ एक पावर बचेगा, यहाँ दो पावर बचेगा, ये टेंडिंग टू ए लेने पे सब जीरो। है लॉजिक, याद रखा हुआ चीज फिर बाद में टटोलते रहिएगा कि क्या हुआ कैसे आया, यहाँ लॉजिक पता है तो कोई चिंता ही नहीं है। इस फैक्टर का काम डिफरेंशिएबल बनाना, इतना टाइम डेरिवेटिव का मतलब कांस्टेंट बनाना है माइनस वन के कोफिशिएंट को, ठीक है ना, वो कांस्टेंट एन माइनस वन फैक्टोरियल बना, उससे भाग दे दिए, जेड टेंडिंग टू ए ले लिए, बच गया क्या, माइनस वन। कोई दिक्कत? सर तो वहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है जेड टू द पावर एन माइनस वन बता वहाँ पे ना डिफरेंशिएशन में, यहाँ डी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन डी टू द पावर जेड एन माइनस वन। आओ ये देखिए, ये ना बोलिए, वेरी गुड, ठीक है ना, वो तो एन माइनस वन ऑर्डर है, ऊपर रहेगा एन माइनस वन, नीचे रहेगा n, ठीक है ना, ये बोलिए कि वहां माइनस वन छूटा हुआ है, बाकी एकदम कंफर्टेबल ना, ऐसा क्यों किए। और अगर इसेंशियल सिंगुलरिटी है फिर तो इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, तो हम जेड माइनस ए का पावर इनफाइनाइट से तो गुना करेंगे नहीं, उस केस में एकदम बैल की तरह लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखिए और जेड माइनस ए का पावर माइनस वन का कोफिशिएंट बता दीजिए, वहां पे कोई इस तरह का शॉर्टकट नहीं है, वहां अपना चुपचाप एलएसई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ इफ z हैज, बाकी ठीक है ना सर, लॉजिकली परफेक्ट है कि नहीं, हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी at a, then please find Lorentz series expansion of fz about a, and then residue of fz about z बराबर a is coefficient of 1 upon z minus a in, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना, वहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसेंशियल से शुरू किए हैं, इसेंशियल सिंगुलरिटी सब वेटिंग में है, आंसर आना चाहिए। जीरो इज इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड बराबर ई टू द पावर वन बाई जेड, तो यहाँ पे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के अलावा कोई चारा नहीं है, और वो एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अबाउट जीरो कर रहे हैं तो आप एनलर रीजन में काम कर रहे हैं जिसका सेंटर जीरो है, तो बाकी जगह आप बेधड़क टेलर्स एक्सपेंशन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यही करते ही आए हम लोग। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि जेड मेरा कतई जीरो नहीं है, ठीक है ना, जीरो मेरे एनलर रीजन का पार्ट ही नहीं है, तो बाकी जगह मैक्लॉरिन एक्सपेंशन फुल वैलिड है 1 बाई जेड के लिए, ठीक है ना, 1 बाई जेड इज लाइक योर डब्ल्यू, इन्फिनिटी होता तब ना टेंशन होता, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो कोई क्या टेंशन है, जेड जीरो होता तब 1 बाई जेड यानी डब्ल्यू इन्फिनिटी होता, अदरवाइज यू राइट इट लाइक दिस, ये सब किया हुआ है हम लोग का, कैसा क्यों करते हैं, ठीक है ना। एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस जीरो, दैट इज 1। पहला सवाल है, थोड़ा अच्छा से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस जीरो इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन
is equal to 1. This is my a minus. So answer is खाता नहीं खुला इसमें तो खाता खुलना चाहिए था ठीक है ना वेरी गुड